नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। नेहा, सुना है तुम्हारे परिवार में आजकल कुछ खटपट चल रही। क्या संपत्ति के साथ तुम्हारे सास ससुर का भी बंटवारा होगा? क्या तुम्हारे सास ससुर की जिम्मेदारी तुम लोगी? नेहा की सहेली ने उससे पूछा तो वह बोली, पता नहीं, बहुत मुश्किल है। अपना परिवार तो संभल नहीं रहा, अब लगता है सास ससुर को भी मुझे ही संभालना पड़ेगा। एक तो इतनी महंगाई, ऊपर से बच्चों की महंगी स्कूल फीस, मेरे पति की तो छोटी सी नौकरी है। ऐसे में सास ससुर भी मेरे गले पड़ गए तो भारी आफत होगी। यही सोचकर मैं परेशान हूँ। दूसरी सहेली बोली, तुम्हारी जेठानी बहुत चालाक है। देख लेना वह कितनी चालाकी से सास ससुर की सारी जिम्मेदारी तुम पर थोप देगी। हमेशा से यही होता आया है, छोटे बेटे को ही माँ बाप की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। दूर क्यों जाना, हमें ही देख लो। कहने को मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, परंतु सास ससुर की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। इनके दोनों बड़े भाइयों ने बड़ी बड़ी कोठियाँ बनवा ली, एक से एक महंगी गाड़ी है और यहाँ हमारी हालत खस्ता है। 2 लोगों का खर्च कम नहीं होता। मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए, एक पैसा भी नहीं जोड़ पाई हूँ मैं। और वहाँ जेठानियों के पर्स नोटों की गड्डियों से भरे पड़े। नेहा तपाक से बोली, मैं क्यों लूँगी उनकी पूरी जिम्मेदारी? जब हर चीज़ का आधा आधा बंटवारा होगा तो माता पिता का बंटवारा भी होना ही चाहिए। ससुर जी अपने दोनों बेटों का बराबर गुणगान करते हैं, बराबर पढ़ाया लिखाया है, तो बुढ़ापे में उनका पूरा खर्च हम अकेले क्यों उठाएं? फिर नेहा की दूसरी सहेली बोली, परंतु तुमने भी तो कुछ सोचा होगा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नेहा बोली, मैं सोचती हूँ कि अगर सास ससुर का बंटवारा हुआ तो मैं सास को अपनी तरफ ले लूँगी। कम से कम मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी, काम वाली बाई के पैसे बच जाएंगे, क्योंकि ससुर जी तो बस बैठकर खाएंगे। सास कम से कम घर के कामों में मेरी मदद तो कर देगी। नेहा के परिवार में जमीन जायदाद को लेकर खींचातानी चल रही थी। इन सभी मुश्किलों के कारण ससुर भानु प्रताप जी ने संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया था। फिर यह मुद्दा उठा कि माता पिता किसके साथ रहेंगे। नेहा की सास कमला जी एक दिन भानु प्रताप जी से बोली, जी देखिए कैसे दिन आ गए जो माँ एक कोख से सभी बच्चों को जन्म देती है, आज वही बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा करने चले। भानु प्रताप जी का बड़ा बेटा मनोहर बोला, माँ कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बंटवारा करने की। मैं पहले भी इस बंटवारे के खिलाफ था और आज भी हूँ। आप और बाबूजी मेरे साथ रहिए, मेरी जितनी भी आय है मैं आप लोगों को अपने साथ रख सकता हूँ। मनोहर का छोटा भाई अभय बोला, भैया यह करके आप क्या साबित करना चाहते हैं कि यही कि मैं माता पिता की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ऐसा नहीं होगा। आप जानबूझकर यह कर रहे हैं ताकि समाज और बिरादरी में आप सब की नज़रों में अच्छे बन जाएं और बुरा मैं बन जाऊं। संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो माँ बाबूजी का भी होगा। मनोहर की पत्नी कविता बोली, देवर जी जब हम दोनों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो क्या आपत्ति है? इस उम्र में यह दोनों अलग अलग खुश नहीं रह पाएंगे। जिंदगी के सुख दुख साथ रहकर बांटें। बुढ़ापे में इन्हें अलग मत करिए, यह बात ठीक नहीं। जरा सोच कर देखिए, कल को हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? छोटी बहू नेहा बोली, हम अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करते जैसा कि इन लोगों ने किया है। दीदी हर जगह आपका और जेठ जी का ही गुणगान होता है। हम लोग चाहे कितना भी अच्छा करें परंतु माँ बाबूजी हमारी बुराई ही करते हैं। जेठानी कविता बोली, नेहा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि माँ बाबूजी तुम्हें स्नेह नहीं करते या वे तुम्हें बुराइयाँ निकालते हैं? वास्तव में ऐसा कुछ नहीं, सब तुम्हारे दिल का वहम है। माँ बाप कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। भानु प्रताप जी के दोनों बेटे और बहुओं में काफ़ी लंबी बहस चलती रही। अंत में तय हुआ कि कमला जी छोटे बेटे और बहू के पास रहेगी। अगर उनका मन हुआ तो वह अपनी बड़ी बहू के पास थोड़ी बहुत दिन के लिए आकर रह सकती। कमला जी इस उम्र में पति से बिछुड़ना नहीं चाहती थी। उम्र भर दोनों बेटों की अच्छी परवरिश के लिए एक एक पैसा जोड़ते हुए निकाल दी। सोचा था बुढ़ापे में आराम की ज़िंदगी जिएंगे।
परंतु दोनों बेटों ने माँ बाप का बंटवारा करके बुढ़ापे के खुशनुमा पल भी उनसे छीन ली। घर के 2 हिस्से हो गए। 2 कमरे बड़ी बहू के हिस्से में आए और 2 कमरे छोटी बहू के हिस्से में। दोनों की रसोइयाँ भी अलग अलग हो गई, परंतु आंगन एक ही था। कमला जी अपना सामान बांधते समय रो पड़ी थी। भानु प्रताप जी बोले, कमला, दिल छोटा मत करो, अपने बड़े बेटे मनोहर की स्थिति को समझो। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह हम दोनों का भार उठा सके। तुम चिंता क्यों करती हो? सिर्फ रसोइयाँ ही तो अलग हुई हैं, घर तो एक ही है, बस कमरे बट गए, इतना कहना था। कमला जी भानु प्रताप के सीने से लग कर फपक कर रो पड़ी। भारी दिल से सामान बांधकर छोटे बेटे के हिस्से में कदम रखा। जब बच्चों के मन में घृणा और लोभ आता है तब ऐसी परिस्थितियां आती कि वह संपत्ति के साथ साथ माता पिता का बंटवारा भी कर देते, मानो वे माँ बाप नहीं कोई सामान है जिन्हें अपनी मर्जी से आधा आधा बांट लिया जाए। समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। छोटी बहू नेहा अपने स्वभाव के अनुसार पहले धीरे धीरे छोटे मोटे कामों में अपनी सास से मदद लेने लगी। नेहा ना तो खाना बना पाती थी और ना ही अपनी सास से ढंग से बात करती थी। कमला जी को छोटी बहू का व्यवहार अंदर ही अंदर कचोटता रहता था। वह बड़ी बहू की तरफ जाना चाहती तो नेहा किसी न किसी बहाने से उन्हें रोक लेती या फिर कटास करती, जाओ जाओ, तुम्हें तो बड़ा बेटा और बहू ही प्यारे, छोटा बेटा और बहू तो तुम्हारे कभी थे ही नहीं। तुम्हें ना हमसे लगाव है और ना ही हमारे बच्चों से। कमला जी मन मसोस कर वहीं ठहर जाती। कभी कभार बड़ी बहू कविता से अपनी मन की व्यथा कहती तो वह कहती, माँ जी क्या कर सकती हूँ मैं, यह तो देवर जी को समझना चाहिए, आप उनकी माँ हैं। अगर उनकी पत्नी आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करती तो देवर जी को चाहिए कि वे नेहा पर फटकार लगाए। मैं तो इतना ही कर सकती हूँ कि अगर आपको नेहा के साथ नहीं रहना तो मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन छोटी बहू नेहा की माँ उसके घर आई। घर का बंटवारा होने के बाद तो अक्सर ही नेहा के मायके वाले उसके घर आते रहते थे, कभी भाई, कभी छोटी बहन तो कभी माँ बाप। एक दिन नेहा उसकी माँ और कमला जी के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी टेबल पर थोड़ी सी चाय गिर गई। नेहा ने तुरंत ही अपनी सास से कहा, मम्मी जी रसोई से कपड़ा लाकर इसे थोड़ा साफ कर देगी। आंगन तो एक ही था। बड़ी बहू कविता यह सब देख और सुन रही थी। अपनी सास की ऐसी बेइज्जती देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वह तुरंत ही गई और अपनी साड़ी के पल्लू से टेबल साफ कर दी और फिर देवरानी नेहा से बोली, बस अब और नहीं। एक माँ के सामने तुम दूसरी माँ का अपमान कर रही हो, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? नेहा, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे भी यह सब देख रहे हैं। कल को वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। नेहा गुस्से में जेठानी पर बरस पड़ी। दीदी, जब संपत्ति और घर का बंटवारा हो चुका है तो आपको मेरे घर के मामलों में बोलने का या दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कविता नेहा की माँ की तरफ देखते हुए बोली, आंटी जी, आप चुप रहकर अपनी बेटी की गलतियों को बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे ही मम्मी जी ने भी अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, वह बात अलग है कि इनका बेटा पत्नी की बातों में आकर अपना फर्ज भूल गया है और पत्नी के सामने अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पाता, परंतु आप तो माँ हैं, आप अपनी बेटी को समझा सकती हैं। मत भूलिए, आप भी बहू बेटों वाली। आपकी बेटी जैसा व्यवहार अपनी सास के साथ कर रही है, कल को वही स्थिति आपके साथ भी हो सकती है। नेहा अपने कर्कश स्वभाव के अनुसार चीख कर बोली, दीदी मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं भी आपका अपमान करूं, बेहतर यही होगा कि आप अपने घर चली जाइए। कविता अपनी सास का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और आंगन में ससुर जी यह सब देख और सुन रहे थे। कविता ससुर जी के पास जाकर बोली, बाबूजी, क्या आपको यह सब दिखाई या सुनाई नहीं दे रहा, या फिर आप अंधे या और बहरे हो गए? वह आपकी पत्नी है, मत भूलिए। अंतिम सांस तक उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना आपका फर्ज है। आपने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया है, मान सम्मान का नहीं। माँ जी की जिम्मेदारी आज भी आप पर ही है, आज आपको बोलना ही होगा। कविता के ससुर जी खड़े हुए और जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, आज भी मैं इतना समर्थ हूँ कि अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा कर सकता हूँ। कमला, चलो मेरे साथ। बहुत हुआ बहू बेटों का नाटक। अगले दिन फिर दोनों बेटों में बहस चल रही थी। छोटा बेटा अभय अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा था।
तभी भानु प्रताप जी बोले, मैंने अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दिया था, परंतु घर आज भी मेरा है। तो छोटा बेटा अभय तपाक से बोला, बाबूजी बेहतर होगा इस घर का भी बंटवारा कर दीजिए, तभी यह कलेश मिटेगा। मैं अपना हिस्सा बेचकर कहीं दूसरी जगह ले लूँगा। भानु प्रताप जी बोले, जितना देना था मैंने तुमको दे दिया, अब आगे की जिम्मेदारी स्वयं संभालो। बेहतर होगा अब तुम अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाओ, क्योंकि यह घर मैंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना बेहतर है। तुम अपनी पत्नी और सास का सम्मान कर सकते हो, परंतु अपनी माँ का सम्मान तुमसे संभाला नहीं जाता। तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। भानु प्रताप जी के इस कड़े फैसले से उनका छोटा बेटा अभय और बहू नेहा वह घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। छोटे बेटे का हिस्सा किराए पर चढ़ा दिया गया। बुढ़ापा पेंशन और किराए से दोनों पति पत्नी का दवाइयों और अन्य खर्चा आराम से चल जाता था। बड़ी बहू कविता हमेशा से ही सास ससुर की सेवा तन मन से करती थी। बड़ा बेटा मनोहर अपने माता पिता और परिवार सहित मकान में आराम से खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। वहीं अभय किराए के मकान में खस्ता जिंदगी जी रहा था। काश नेहा की माँ ने उसे समझाया होता, अच्छी सीख दी होती कि संपत्ति का बंटवारा हमेशा से होता आया है, लेकिन माँ बाप का बंटवारा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।